बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब की शख्सियत के हवाले से बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उनके मुखालफिन भी इस बात की हमेशा तायद करते हैं कि वो फाइनेंशियल करप्शन नहीं करते, बिल्कुल भी वो करप्ट नहीं हैं। और PTI जो कैंपेन करती रही है और ख़ान साहब की वजह शोहरत जिन बुनियाद पर है, उसमें सबसे अहम नुक्ता यही है कि वो करप्ट नहीं है, वो बहुत दयानतदार आदमी हैं, क्योंकि उनको पैसे की कशिश और शोहरत की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी बड़ी सेलिब्रेटेड गुजारी है। तो जस्टिस वजीउद्दीन साहब, जो पाकिस्तान का एक और बहुत ही क्रेडिबल नाम है, उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं और उन्होंने कहा है जी कि ये जो कहा जाता है वो करप्ट नहीं है, ये तासुर दुरुस्त नहीं है और जहांगीर तरीन साहब से वो पैसे लेते रहे अपना घर चलाने के लिए। अगरचे जहांगीर तरीन साहब इसकी तरदीद कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने ये फैसला भी किया है कि जस्टिस वजीउद्दीन साहब के खिलाफ अदालत में जाया जाए। पाकिस्तान में जो हत्या इज़्ज़त का कानून है वो बहुत कमज़ोर कानून है। ऐसे मामलात में बहुत देर से फ़ैसले होते हैं और ये लंबा लटकाने वाले जो मुकदमात होते हैं उनमें इनका जिक्र होता है। तो अब देखते हैं कि हुकूमत कितना इफ़ेक्टिवली इस मुकदमे को परस्यू करती है। और जस्टिस वजीउद्दीन साहब अपनी बात पर अभी भी कायम हैं। जिन लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने, जब वो इंटर पार्टी इलेक्शंस के ऊपर वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो जिन लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा था कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं सारे प्रोसेस में, उसमें जहांगीर तरीन भी थे। सो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। बट एनीवेज जी, एक और जो इसी हवाले से एक इल्ज़ामात ख्वाजा आसिफ साहब ने लगाए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा ने, आज खान साहब जो हैं उन्होंने एक बयान हल्फी अदालत में जमा करवाया शौकत खानम के फ़ंड्स में गैर शफाफियत और करप्शन के हवाले से। तो इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी के हवाले से ये केस बड़ा अहम है और आज का ये हलफनामा भी बड़ा अहम है। कुछ तो हम इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी जानिब उनकी, खान साहब की शख्सियत के अलावा जो अब मामला है कि वो सरबराह हैं हुकूमत की, हुकूमत कैसे परफॉर्म कर रही है और PTI के पास क्या जवाब है। महंगाई को ख़त्म करने के लिए कोई है उनके पास स्ट्रेटजी नहीं है। कहते थे गैस है, फिर कह रहे हैं गैस ख़त्म होगी। उनके वज़ीर और मुशीर अजीब व गरीब बातें करते हैं और आवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है ये बातें, कि कहते हैं जी आप दाने कम खा लें, आटा कम इस्तेमाल कर लें, चीनी के कुछ दाने आप कम कर लें। जो इस तरह की तो जिहाद होती हैं वो यकीनन आवाम के लिए बड़ी तकलीफ़ देह हैं। सर्दी जैसे बढ़ना शुरू हुई है तो गैस गायब होना शुरू हो गई। तो हुकूमत के पास इसका क्या जवाब है, कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और जो आखिरी नुक्ता है वो पंजाब में गवर्नेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा गिले शिकवे, बहुत बातें होती हैं और बारहा हमने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात में वहाँ पर नून लीग मैदान मारती चली जा रही है। तो क्या ये जो अभी खानेवाल का इलेक्शन भी हुआ, वहाँ पर फिर हमने लाहौर के हलके में भी देखा, तो जो नून की जीत है ये PTI के लिए कितनी अलार्मिंग है और वाकई PTI समझती है कि अवाम उनको और उनकी कारकर्दगी को पंजाब की हद तक मुस्तरद कर रही है। इस पे PTI का क्या मौक़िफ़ है। और फिर हमने देखा कि सिंध में बलदियाती एक्ट को लेके लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। कुछ उसका भी आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि उसका भी जायज़ा ले लें। जी, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। हमारे साथ सेनेटर ज्ञान चंद साहब मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और हमारे साथ मौजूद हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, रहनुमा तहरीक इंसाफ की, स्पोक्स पर्सन भी हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। राना मकबूल साहब, सबसे पहले तो मामला जो वजीउद्दीन साहब के इल्ज़ामात हैं, अब वो भी एक बड़े क्रेडिबल शख्स हैं, लेकिन खान साहब की क्रेडिबिलिटी तो है ही इस बात के ऊपर कि वो बड़े दयानतदार आदमी। फिर हमने देखा कि हमारी अदालतों ने भी उनको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया था। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? अगर मैं बियॉन्ड पार्टी एफिलिएशन आपसे पूछूं, पॉलिटिक्स एक साइड पे रखते हुए, आपको लगता है कि इस तरह के इल्ज़ामात से क्रेडिबिलिटी जो हर्ट हो जाती है वो वाकई में हत्या इज़्ज़त का मुकदमा चला के रीगेन की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि ये परसेप्शन की बात भी है, लेकिन अब चूंकि ये मुकदमा कोर्ट में जा रहा है तो कोर्ट अल्लाह करे इसमें फैसला करेगी इसके ऊपर। आपने कहा कि कानून कमज़ोर है। ये कानून कमज़ोर नहीं है, हम कमज़ोर हैं। जो लेबलिंग या डेफेमेशन के केसेस हैं जिसके रेमिफिकेशन कौम के हालात व वाक़यात के ऊपर होते हैं, उनको प्रायोरिटी भी देनी चाहिए, उसके ऊपर फैसला भी करना चाहिए। मियां नवाज शरीफ का फैसला तो आपको पता है 183 के साथ कैसे किस तरह हुआ था, किस स्पीड से हुआ था, और बाद में ब्लैक लॉ डिक्शनरी
जो कभी आज तक ना कहीं देखी गई ना सुनी गई, दुनिया की जूरिस्प्रूडेंस में उसका कोई मुकाम नहीं है, उसके तहत उनको लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये बड़ा अच्छा मौका है हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए कि वो बैलेंस पैदा करें और इंसाफ करें। जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि बिल्कुल क्लीन चिट जो है इस वक्त, तो शायद मुश्किल है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस जो है वो बड़ा अहम है। वो भी एक सीनियर, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर्स जो पहले पीटीआई में थे, उन्हीं ने वो किया हुआ है दावा, इसलिए उसका भी इंतज़ार कर लेना चाहिए। और वजूद्दीन अहमद साहब जो हैं जस्टिस साहब, उनका भी इंतज़ार कर लेना चाहिए। और फिर सबका जो कंक्लूजन्स आएंगे उस हिसाब से आप अपनी राय को जो है वो कायम कर सकते हैं। सही। मैं जरा ज्ञानचंद साहब से भी ले लूँ राय इस पे। ज्ञानचंद साहब, आप कैसे देखते हैं? राणा साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया कि फॉरेन फंडिंग केस भी जो है वो उसका फैसला भी मुतवक्के है कि जल्द हो जाएगा। फिर हमने देखा कि जस्टिस वजीर साहब जो हैं उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। अगरचे बहुत सारे लोगों की राय है कि उनको ऐसे इल्ज़ामात से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है वो खुद भी ये कहते हैं कि जो लोग पैसे इस तरह से देते हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। फिर जिनसे मंसूब करके उन्होंने बयान दिया वो तो पहले ही उसे कह चुके हैं कि जी ऐसा कुछ है नहीं। जहांगीर तरीन साहब तो इनकार कर चुके। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान को करप्ट होने की वाकई जरूरत नहीं है। जब अलीमाबाजी सिलाई मशीन उसे अरबों रुपए बना रही होती है, जैसे राणा साहब ने कहा कि वो फॉरेन फंडिंग के जो इतने सारे घपले हैं उन पे स्टेप मिल रहा हो। जब जहांगीर तरीन पे जो जस्टिस वजीदीन ने इल्जाम लगाया है वो 50-50 लाख रुपए मंथली देता रहा हो और फिर वो चीनी से बाकी चीजों से फायदा लेता रहा हो, तो इमरान खान को फाइनेंशियल करप्शन करने की जरूरत ही क्या है? उसको तो पैसे ऐसे ही कैश में मिलते जा रहे हैं जैसे जस्टिस वजीर कह रहे हैं। तो अगर किसी को खामखा क्यों जाकर चक्रों में पड़ना है? उनको तो कैश मिल रहे हैं, कोई रिकॉर्ड है ना कुछ है ना कुछ है। वही जैसे वो खुद जो बनी गाला में रह रहे हैं, वो अगर 10-12 लाख में इतना सारा बड़ी एरिया जो है वो उनको मिल जाए और बाकी लोगों को घरों को मसवार किया जाता रहे, इनको तो सब सहूलतें ही सहूलतें हैं ना। जहां पे वो हाथ रखते हैं वो सब चीजें जो है ना वो साफ सुथरी हो जाती हैं और ये बड़े चटोरे देते रहते। आप इनके ट्रैक रिकॉर्ड तो देख रहे हैं, इमरान खान ने कौन सी बात है जो सोच समझ कर की है, जो सच्ची बात की है या जो वायदा किया है उस पर अमल किया है। ये इनके लिए तो सब चीजें बिल्कुल साफ है। इनकी सिर्फ जो स्पीचेस है अपोजिशन कंटेनर की स्पीचेस और आज की स्पीचेस को देख लो ना, इनको भाषण देना था। इनको ये सोचना नहीं होता है कि इन पे अमल करना है। इनको ये नहीं सोचना होता है कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, आप कह रहे, ठीक है, आप कह रहे उनको करप्शन करने की जरूरत नहीं। मैं जरा जो पीटीआई की नुमाइंदगी करी उनसे भी जरा पूछ लूँ। मुसरत, जैसे मैं कह रही हूँ कि जो क्रेडिबिलिटी है खान साहब की, उनके बहुत सारे अपोनेंट भी कहते हैं कि वो फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, वो दयानतदार आदमी हैं। लेकिन जस्टिस वजीउद्दीन साहब की भी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान में देखा जाए तो ही इज़ अमंग्स मोस्ट क्रेडिबल पीपल। तो आप कैसे देख रही हैं सारी सिचुएशन को? आपकी जमात ने अब फैसला किया है कि आप हत्या इज़्ज़त का मुकदमा करेंगे। आप जानते हैं आपकी जमात खुद इतने सारे इल्ज़ामात लगाती है नून लीग पे, बाकी लोगों पे। हत्या इज़्ज़त के मुकदमात तो चलते रहते, उनके तो फैसले नहीं आते। द्रोह से ये बिल्कुल काम ना लेते। और अगर मैं इस वक्त पे इस जोकर के लॉन्च होने की अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो वो ये है कि आपको पता है कि 16.6 अरब रुपए की इनके मनी लॉन्ड्रिंग के वाज़े सबूत मिल गए, जिसमें माशाल्लाह शहबाज शरीफ और उनके बिल्कुल उन्हीं की नक्शे कदम पे चलने वाली उनकी औलाद और इनके मुलाजिम जिसके एक के अकाउंट मुलाजिम जो इनके थे वो बेटे के अकाउंट से बाप के अकाउंट में जिस तरह से वो सारी ट्रांजेक्शन हुई, उससे तवज्जो हटाने के लिए इनको पता था चूंकि इसकी इनके पास कोई जवाब नहीं है, और जब ये जवाब नहीं दे पाए तो इन्होंने ये शोशा छोड़ दिया है जस्टिस वजीउद्दीन का। वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे मरियम का ट्विटर अकाउंट कभी चुप हो जाता है, बंद हो जाता है और फिर अचानक से वो वेला पड़ जाता है। मुझे ये बताएं कि जस्टिस वजीउद्दीन को भी क्या फिट पड़े हैं कि अचानक ये फिर वही पुरानी, जब मैं जमात में था तो मैंने देखा कि ये सादिक और अमीन नहीं है,
जस्टिस वजीउद्दीन की क्रेडिबिलिटी है क्या? मैं आपसे सवाल करती हूँ, इस शख्स की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और अगर इमरान खान की क्रेडिबिलिटी की बात करें तो पूरी दुनिया में वो अपनी ईमानदारी की वजह से, पैसे के लालच ना होने की वजह से वो जाने जाते हैं। उसमें हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट जो मर्जी कहते रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो एस्टैब्लिश प्रूवन झूठे हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं तंजीला, आप हमारी और जो हमारे क्लेम्स हैं और हमारे जो हम जो बात करते हैं वो एविडेंस के साथ करते हैं, उसको आप जस्टिस वजीउद्दीन के जोक्स के साथ आप नहीं मिक्स कर सकती। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो वाहिद इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है जिनका जो लाइफस्टाइल उनका प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले का था वही आज है। इमरान खान तो खुद कहते थे ना मुसर्रत साहिबा, वो खुद कहते थे कि जस्टिस वजी बड़े क्रेडिबल आदमी है, वो खुद ये कहते थे। मैं मतलब सारे लोगों उसमें लेट मी करेक्ट यू, अगर वो खुद कहते थे तो उनके देखे उन्होंने तो उनको पार्टी में लिया और उनको बड़ी इज्जत से नवाजा, लेकिन इस पार्टी में बहुत सारे लोगों के ऊपर हमने ट्रस्ट किया, जो कि मेरा ख्याल है जिंदगी में हर इंसान, हम कुन फयाकून नहीं है, गैब का इल्म नहीं रखते, हमसे मेजरली लोगों को अंडरस्टैंड करने की गलतियां होती हैं सब इंसानों से। तो पॉलिटिकल जमात के अंदर तो पता नहीं किस किस भांत के लोग आते हैं, नौटंकी करते हैं, शुरू में बहुत लॉयल अपने आप को नजरिए वाला माशाल्लाह सो कॉल्ड साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनके जाती इंटरेस्ट पूरे नहीं होते तो फिर ऐसे लोग इनका नजरिया चौक में जाके ये फोड़ते हैं। अगर इनका जरा सा भी कोई नजरियाती या इस मुल्क के साथ ही लॉयल्टी होती तो ये इमरान खान जैसे शख्स को इस तरह से लोगों के कहने पे मैं तो इनके ऊपर मैं खुद इल्जाम लगा रही हूँ कि ये पैसा लेके, ये बिक के बिकाऊ माल बन के ये इस तरह की बेसलेस एलिगेशंस हमारी पार्टी लीडरशिप के ऊपर लगा रहे हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी की हम तो फॉरेन फंडिंग केस भी उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग केस भी वेट कर रहा है। वो हमारे एक सेकंड तंजीला, हमारे पार्टी फंड का वो 1 रुपए के भी अपनी जात के लिए रवादार नहीं है। मैं दोबारा बता रही हूँ, अपनी जात के लिए, अगर पार्टी चलाने के लिए हम सारे शौक से फंडिंग करते हैं, हमारी टांगों पे बम बांध के नहीं लेता इमरान खान हमसे फंडिंग। ठीक है, अच्छा जरा एक छोटी सी ब्रेक ले लूं मैं, ठीक है, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आगे जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गवर्नेंस पंजाब में बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकामी हो रही है ज़िमनी इंतखाबात में, उसकी वजह क्या है उस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए हैं। स्टैंड बाय जी, ओके जी, वी आर कमिंग बैक। अगर मुसर्रत को कॉल डिस्कनेक्ट हुई दोबारा तो फिर आप फ़ोन पे ले लीजिएगा। जी प्रेम, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और एक तरफ तो जाहिर है जो अदालती लड़ाइयाँ हैं वो तो चलती रहेंगी, लेकिन जो असल टेस्ट है, मुसर्रत अभी कह रही थी कि हम जो है वो मुकदमा करके और हमने साबित करने की जो इतने बेसलेस किस्म के एक्यूजेशन है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई, और मुखालफिन जो मर्ज़ी कहते रहें। लेकिन जो गवर्नेंस का मामला है, बिलखुसूस गैस का बहरान जो अब सर उठा रहा है, राना साहब आप किस तरह से देखते हैं? हुकूमत बार बार दावे तो करती है कि हम मुआशी सिमत दुरुस्त कर रहे थे, मुश्किल फ़ैसले ले रहे थे, लेकिन जो हालात हैं वो किस तरफ को जा रहे हैं? फिर बंद हो गई आवाज। जी राना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आने शुरू हुई जी। जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि मुआशी सिमत के ऊपर क्या आप समझते हैं? हुकूमत तो दावा करती है कि हम मुआशी सिमत को दुरुस्त कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में उनकी पॉलिसियों के समरात हम देखेंगे, यू एग्री कि वाकई ऐसा हो रहा है? जरा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, कुछ डिस्टर्बेंस आई है, क्या फरमा रही हैं आप? मैं हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पे आपकी राय लेना चाह रही हूँ और गैस के बहरान के ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, अभी मुसर्रत साहबा ने कुन फयकून की बात की थी। अब आप देखिए कि ये इसी साल के आगाज में जब कहा गया था कि $4 पे मिल रहा है उसका जो यूनिट है LNG का, तो नहीं खरीदा। अब वो $30.5 पे खरीद रहे हैं। या तो ये कनाइवेंस है, या नेग्लिजेंस है, या इनएफिशिएंसी है। और जहां आपने LNG लेनी थी वहां वो फर्नेस ऑयल ले रहे हैं जो उससे कई गुना महंगा है। अब क्या है, इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और इंक्वायरी भी होनी चाहिए। मैं चूंकि इस कमेटी को हेड करता हूं, मैंने इसका अच्छी तरह से जायज़ा लिया है, हमारी कमेटी ने जायज़ा लिया है।
सारे के सारे लोग इस जो ब्रिलियंस है इस पे अंगुष्ठ बेदंदा है कि ये क्या किया गया है। कोई काम वक्त पे तो कर लेना चाहिए ना। अब इससे हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। लेकिन हम क्या करें, वो जो मुशीर थे उस वक्त वो तो चले गए, मुशीर आते हैं चले जाते हैं, क्या नहीं करें? वही बात है ना जी। बात यह है कि इस तरह के जो अमल किए जाते हैं उसका जो नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है ऑन द इकोनॉमी एंड ऑन द सिस्टम एंड द कंट्री, दैट इज इनकैलकुलेबल। इसलिए तो ज़रूरी है कि हर चीज़ को पूरी तरह अच्छी तरह एनालिसिस करके और फिर मेहनत के साथ उसके ऊपर परसू किया जाए। ये तो कोई बात करने वाली नहीं है। अब मैंने आपको अर्ज किया करूँगा कि ये हमने पूछा ओगरा के चेयरमैन से कि जनाबे वाला जो आपने 12 रुपए लीटर बढ़ाया अभी पेट्रोल, तो ये तो आपके पास स्टॉक पड़ा था, आपने उस स्टॉक पे जिस पे आपने 12 रुपए पर लीटर पे नहीं किया, वो किस हिसाब से आप 12 रुपए पर लीटर अवामुन्नास से चार्ज कर रहे हैं? उसके पास कोई जवाब नहीं था। कहता है जी जब भी इसके रेट कम होते हैं तो हमें पल्ले से पैसे देने पड़ते हैं। ये संभाल इतना सीनियर आदमी है और ये आर्गुमेंट है। मेरा मतलब ये है कि वो कहते हैं ना कौन सी से कल सीधी, तो इसलिए ये सारे के सारे हाउस को ऑर्डर में करने के लिए वक्त लगेगा। ज्ञानचंद साहब से जरा पूछ लूं, आपकी जमात ने ये भी ऐलान कर दिया कि हम गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ भी एहतजाज करेंगे। पहले ही पीडीएम और आप महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज से आपको लगता है मसला हल हो जाएगा? देखिए एहतजाज तो हमने गैस पे आज भी किया है, हम इस महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, इनकी जो बैड गवर्नेंस है उस पर एहतजाज कर रहे हैं, इन्होंने जो मुल्क को कर्जों में डुबो दिया उस पर एहतजाज कर रहे हैं, हम इनके वो झूठे वायदों पे एहतजाज कर रहे हैं। तो एहतजाज करने के लिए तो ये जो लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं उस पर एहतजाज कर रहे हैं, ये जो हमें खाद नहीं दे रहे हैं उस पे एहतजाज कर रहे हैं, ये एलएनजी वाला मुआहदा जिसका राणा साहब जिक्र कर रहे थे वो महंगे दामों ले रहे हैं, टाइमली फैसले नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो राणा साहब ने तो अंग्रेजी में कहा था, मैं तो कहता हूं कि नाहलियत की तो कोई हद होती है। ये इन्होंने, इमरान खान जबरदस्त क्रिकेटर थे इसमें कोई शक नहीं है, चंदा जबरदस्त कर देते हैं, जो जिसमें कॉम्पिटेंट बंदा है उसको उस धंधे पे लगा दिया जाए ना। आज भी इमरान खान को छोड़ दे चंदा करने पे तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारा चंदा इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन इनसे मुल्क नहीं चल रहा है, मुल्क के इदारे नहीं चल रहे हैं। वो जो अपनी एक विजडम जो दिखा सके वो नहीं है इनके पास। ये मुल्क को पूरे तबाही के किनारे पहुंचा कर ये कहते हैं कि पुराने डाकू थे, चोर थे। इसके अलावा इन्होंने कहा क्या है? आज भी आप इनकी स्पीच शुरू होती है अपोजिशन की तनकीद से और अपोजिशन की तनकीद पे खत्म होती है। ये कोई ऐसी चीज बता नहीं सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है। मुसरत जो खान साहब की तकरीरें थी, जी ठीक है, जो वादे थे इमरान खान साहब के, जो उनकी पॉलिसी की डायरेक्शन हमें उनकी बात से नजर आती है वो तो बड़ी वाजे है, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाई? 3 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, एक मुशीर आता है, उस जमाने में जो गलत फैसले हुए उसका फायदा किसी खास तबके को होता है, वो मुशीर चला जाता है। क्या करें खान साहब, अब क्या करें सारी सूरत हाल में? तो लोग तो खान साहब से कह रहे ना कि आप हमें बताइए कि कब आप परफॉर्म करेंगे। अच्छा तंजीला, सबसे पहले तो मेरे भाई ज्ञानचंद साहब ने बड़ा ही अच्छा ज्ञान दिया, लेकिन इसकी जरूरत लेकिन आवाज आनी चाहिए ना। राणा साहब आपको आवाज नहीं आ रही? सॉरी मुसरत, एक सेकंड चलिएगा। राणा साहब की कॉल डिस्कनेक्ट करके दोबारा उनको कॉल मिलाते हैं। जी मुसरत आप कंटिन्यू करें। मैं अर्ज कर रही थी कि ज्ञानचंद साहब का इतना अच्छा ज्ञान है, इसकी जरूरत है पीपल्स पार्टी को। कैसे पीएमएलएन है यहाँ की जो है ना ऑपोजिशन, इनकी तो एक सूबे में खुद की हुकूमत है, तो जो खुद एक सूबे में हुकूमत कर रहे हैं और ये उनका तीसरा टेन्योर है सूबे के अंदर, और उसमें 3 दफा ये फेडरल गवर्नमेंट्स भी कर चुके हुए हैं। इनको चाहिए तंजीला, ये हमें क्रिटिसाइज करें, अच्छी बात है, ऑपोजिशन का काम है, क्योंकि फेडरल में ये हमारे ऑपोजिशन है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये साथ अपने सूबे की भी परफॉर्मेंस बताएं कि ये चीजें हमने हेल्थ सेक्टर में अच्छी की, जब ये थे तो क्या गैस का ये इशू नहीं रहता था? ये अजलों से
ये 2 माह गैस का प्रेशर भी इशू आता है और फिर मेंटेनेंस ना होने की वजह से जो मसाइल है उसका भी सामना रहता है। हमने तो आके ठीक किया है। लेकिन मुशर्रफ, ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें ना कि $4 का मिल रहा था आपको, इंडिपेंडेंट लोग कह रहे थे, मीडिया के ऊपर आके एक्सपर्ट कह रहे थे कि ले लीजिए, नहीं ली, फिर देर से ली, बहुत महंगी ले ली। तो अब ये जो इस तरह की मिसमैनेजमेंट है, ये भी तो इनएफिशिएंसी का भी तो कोई जिम्मेदारी लेगा ना कोई बंदा तो कहेगा हुकूमत में कि हाँ जी हमारी जिम्मेदारी, ये नहीं कहेंगे। तंजीला, एक तो स्काइप के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो फिर मेरी बात करने का मतलब नहीं रहता। मैंने यही बात इन्होंने की है, मैंने अच्छे से सुना है, मैं तफसीली जवाब दूंगी आपने जो बात की है। देखिए, सबसे पहले तो इनको भी पता है कि जो LNG है इसकी एक इन्वेंट्री की लिमिट है, उससे ज्यादा आप नहीं इंपोर्ट कर सकते। दे नो वेरी वेल। आपने उसको लाके रखना कहाँ पे है, उसके जखायर किधर हम रखेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि मैं जो बात कर रही थी, मैं पीपल्स पार्टी से ही शुरू करूंगी, फिर मैं अपनी सारी परफॉर्मेंस भी बताऊंगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्लेम करना बहुत ही आसान है। ट्रक के ऊपर ये जो बिलावल साहब है ना, अहली की जिंदा मिसाल, वो खुद ट्रक के ऊपर आंटीज अंकल्स लेके जो स्पीच उनको लिख के दे देते, जिसका उनको कंटेंट भी नहीं खुद पता होता, वो आके बोल देना तो बड़ा आसान है। उसके साथ उनको चाहिए कि वो अपने सूबे की परफॉर्मेंस भी बताएं। और ये जो ज्ञान हमें आके देते हैं ना, ये कहते हैं कि जिसको जो धंधा अच्छा आता है उसको करना चाहिए। आई टोटली एग्री। वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर के काम करते थे प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने वेलफेयर स्टेट का आके इंशाल्लाह ताला बनाई भी है, मजीद इसको बेहतर करेंगे। जरदारी साहब का धंधा इनको अच्छे से पता है। गूगल के ऊपर मेरे भाई जरा नाम टाइप करें और उसका मतलब देखिए, और वो धंधा उनको अच्छे से आता है। तो उनको भी चाहिए कि वो एक सूबे की जान छोड़ दें और जाके वो करें मिस्टर 10% से 110 का जो सफर था, और लोगों की टांगों के साथ बॉम्ब बांध के अंडरवर्ल्ड के डॉन वाला काम वो करें। इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं, आप बताएं कि आपने दूध और शहद की नहरें क्या बहाई हैं। सिंध के अंदर रिकॉर्ड महंगाई है, लेकिन ये जो गैस का बहरान है ये तो सिंध गवर्नमेंट का नहीं है ना, ये तो फेडरल के सब्जेक्ट्स हैं। मुझे फेडरल के अंदर बीबी हेल्थ के अंदर आफ्टर 18th अमेंडमेंट बाकी तमाम कमोडिटीज की जो एडिबल्स की प्राइस को कंट्रोल करना प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। कितना इन्होंने किया? आटा क्यों महंगा है पंजाब से? दूध क्यों 20 से 25 रुपए फी लीटर महंगा है? और फिर उसके बाद मुझे ये बताएं कि हेल्थ में इन्होंने क्या किया। मैं ज्ञान साहब से पूछ लूंगी उन्होंने क्या किया। मुझे आप PTI की तो परफॉर्मेंस बताए ना, इससे पहले फिर मैं ब्रेक की तरफ। जी, हम एक सूबे के अंदर एक सूबे की टोटल पॉपुलेशन को हम हेल्थ कवरेज दे रहे हैं, पूरी दुनिया में इसकी एग्जांपल नहीं है। और पंजाब की 11 करोड़ पॉपुलेशन को इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ फरवरी एंड स्टार्ट मार्च के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें 10 लाख तक की कवरेज होगी। इफ यू आर रेजिडेंट ऑफ पंजाब, आपको भी हम सारे बेनिफिशियरी होंगे। उसके अलावा हमने 9 बड़े हॉस्पिटल्स दिए हैं। जनूबी पंजाब के अंदर कोई बर्न सेंटर नहीं था। मदर एंड चाइल्ड 9 हॉस्पिटल, और हर डिस्ट्रिक्ट तो गैस के बहरान की वजह क्या है? मैं तो आपसे गैस के बारे में मैंने अर्ज किया। देखिए तंजीला, आप अगर इस मुल्क की जमपल हैं तो आपने ये बचपन से देखा होगा कि ये 2 माह एक तो सर्दी की वजह से और फिर इसकी यूटिलाइजेशन की वजह से गैस के ऊपर प्रेशर रहता है। और आने वाले चंद सालों में जो एग्जिस्टिंग आपके गैस के जखायर हैं ये भी नहीं रहने, ये खत्म हो जाने हैं। इसलिए और जो लाइनों के अंदर जो प्रॉब्लम थी, मेंटेनेंस ना वापडा के अंदर हुई ना गैस के अंदर हुई, और वो हम 3 सालों में जो इंप्रूव कर सकते थे हमने की। उसके अलावा हमने ये जरूर किया है कि गैस की वो बिजली बनाने वाली फैक्ट्रियां, क्योंकि बिजली की इनफ पैदावार है तो हमें जरूरत नहीं, उनको हमने गैस। ठीक है, आप जरा यहाँ रुके, मैं ज्ञान साहब से पूछ लूं। ज्ञान साहब, वो कह रही हैं कि आप हम पे तो क्रिटिसाइज करते हैं, सिंध में जो मसाइल हैं और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर बताएं आपने क्या परफॉर्म किए। उस वक्त मैं वापस आती हूँ, जरा ज्ञान साहब से जवाब ले लें। जी जी जी, ज्ञान साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? ज्ञान साहब से भी मेरा ख्याल हमारा राब्ता मुनक़ता हो सकता है। जी राना साहब, जो इस वक्त हमें जाहिर है सिंध में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है राना साहब, तो जो हुकूमत में रहते हुए वो एहतजाज कर रहे हैं, मुसरत कह रही हैं, वो एहतजाज किस चक्कर में कर रहे हैं? और फिर अगेन वही कि ये पुराने ज़माने की इनएफिशिएंसीज हैं जो मल्टीप्लाई होकर आज के लिए चैलेंज बनी हुई हैं। हमारे सराखों पे, लेकिन फैक्ट्स को भी देखना चाहिए। ये जो आटा महंगा है ये किसकी वजह से है, और ये जो चीनी महंगी है ये किसकी वजह से है? ये दवाइयों का जो एक कहर नाजिल हो गया है बीमार लोगों के ऊपर, ये किसकी वजह से है? ये जो आपको मैंने पेट्रोल की बता दी है, अभी $18 गिरा है नीचे जो ये बैरल है।
और आपके जो बनते हैं, जो एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं अंदाजा कि आपको 18 से 20 रुपए पर लीटर कम करना चाहिए था, आपने 5 रुपए कम किया और साथ ही लेवी भी बढ़ा दी, टैक्स भी बढ़ा दिया। तो ये किस तरह की वेलफेयर के मैयर्स किए जा रहे हैं, ये आपके सामने है। आप कहते हैं हमारी बम्पर खराब हुई है, तो गंदम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं अगर बम्पर खराब हुई है? तो कोई ऐसा सेक्टर तो हमें बता दें जिससे अवाम नास को गुर्बत और अफलास में भूले जा चुके हैं, उनको कुछ सुख का सांस। ठीक है, जरा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। मैं मुसरत से पूछूंगी कि कौन सा ऐसा एक डिपार्टमेंट है जिसमें वो समझती हैं कि परफॉर्मेंस ऐसी है कि गिला नहीं होना चाहिए और आम आदमी को फायदा हो रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ज्ञान साहब, जल्दी से अगर आप सिंध की परफॉर्मेंस बता दें। मुसरत कहती है आप हमें तो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आपकी अपनी हुकूमत है सिंध में, वहां आप क्या करते हैं? जी ज्ञान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। जी, मुसरत कहती है हम पे ज्यादा तनकीद करते हैं, आप अपनी कारकर्दगी भी तो बताएं ना। सिंध में जो मसले हैं वो किसके सर हैं? देखिए, हम तो कहते हैं ना, पीटीआई से तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। पीटीआई ने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना के रखा हुआ है, तो गवर्नर हाउस जो है वो हमारे पब्लिक पास बन चुके हैं। पीटीआई ने जो हेल्थ सेक्टर में काम किया है, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ ट्रांसप्लांटेशन के लिए नहीं आते। वो जो एनआईसीवीडी की तरफ पेशावर के लोग नहीं आते हैं, क्योंकि 10-12 साल में उन्होंने कमाल कर दिया है। आजकल लोग तो देखो, मरना भी मुश्किल होता है, ऐसे नहीं होता है। इन लोगों ने तो सस्ता कर दिया है, दवाई महंगी करके दिए, हेल्थ कार्ड दे दिया है, लेकिन दवाइयों के लिए उस हेल्थ कार्ड के बावजूद भी आप अपना इलाज नहीं करवा सकते। 500-600% तक ये महंगाई कर सकते हैं और बड़े ढठाई से बोल सकते हैं कि भाई हम करके दे। 100 दिन में ये कुछ नहीं कर सके, फिर 3 साल, अब 4था साल शुरू हो चुका है, बोलते अगले 5 साल दो। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में तो हमारा इनके साथ मुकाबला नहीं है। जमहूरियत के लिए 22 साल की जदोजहद है, कभी उंगली पे कोई कांटा भी नहीं लगा। बड़ी दीवारें चला, स्पोर्ट्समैन ना, बड़ी दीवारें चलाकर पुलिस से भाग जाते हैं। मुशर्रफ जैसे, मैं वापस आऊंगी आपके पास। आप कह रहे हैं आपका मुकाबला नहीं है, वक्त क्योंकि कम है। मुझे मुशर्रफ जैसे आमर की हिमायत कर देते हैं, बड़े डेमोक्रेट है। ठीक है, ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। मुसरत, ये बहस आगे आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन जो एक बुनियादी नुक्ता मैंने आज पूछना था वो पीटीआई को ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में बार बार बुरी कारकर्दगी पीटीआई दिखा रही है, उसकी क्या वजह? आपको लगता है कि बुज़दार सरकार की कारकर्दगी पे अवाम नहीं मुतमईन? सबसे पहले तो 100 आउट ऑफ 100 जो इन्होंने परफॉर्मेंस बताई है। फिर सिंध की एक खूबी नहीं बता सके, सिर्फ ये कि इन्होंने ये वादे किए थे, इन्होंने ये दावे किए थे, हमने जितने वादे किए थे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। अच्छा, मैं परफॉर्मेंस पे एक अलग से प्रोग्राम रखूंगी, पंजाब वर्सेस सिंध का प्रोग्राम हम रख लेंगे किसी वक्त। जी, कारकर्दगी ज़िमनी इंतखाबात पूछे ना तो ये कहते हैं कि इनका तो मुकाबला नहीं, हम तो नाअहल हैं। तो यस, यू आर एस्टैब्लिश्ड नाअहल, जो निकम्मे नकारा लोग जिन्होंने 3 दफा उनको मिली फेडरल गवर्नमेंट, तीसरी टेन्योर एक सूबे में, जब वहां कुछ नहीं कर सके, कचरा हम उठाते हैं, ट्रांसपोर्ट हम दे रहे हैं, तो वो निकम्मे नकारा करप्ट लोग हमें ज्ञान ना दे। वो आराम से अपनी जो भी नाक मुंह हाथ से जो वो लूट रहे हैं, और आगे जो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट का भी जो माशाल्लाह से लूटने का नया मंसूबा बनाया, उसके ऊपर अपनी रिहर्सल करें, जिसके लिए दे आर ट्रेंड। मैं जो अर्ज करना चाहती हूँ वो ये कि पीटीआई जो है ना जी, हमारा जो वोट बैंक था वो हर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर बढ़ा है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि देखें, अगर मैंने 133 की बात करें तो इन्होंने अपना जो मैंडेट था उसे आधे लिए, 82% ने इनको रिजेक्ट किया, इलेक्शन का बायकॉट किया। अगर ये बाय इलेक्शन था तो ये सीट पहले भी इनके पास थी। ये जरूर है कि सिटिंग गवर्नमेंट अपना बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस यूज नहीं करती। हमारे वोट्स हर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर बढ़े हैं। और दूसरी जहां तक रहेगी बात कि जो ये कहते हैं कि लोग हमसे मुतनफर हो गए और लोग हमें रिजेक्ट कर चुके हैं, तो उसका जवाब ये है कि हमने 2018 में जितने वोट लिए थे उससे ज्यादा हर हल्के में वोट लिए। राना साहब, ये वैलिड पॉइंट है, क्योंकि ये फैक्चुअल बात है। अगर किसी हल्के में पीटीआई के वोट बढ़े हैं तो वो यही कहेंगे। जी, मैं एक और बात, आखिरी बात एक जरूर बात है कि जिस तरह भुट्टो जिंदा है, उसी तरह वोटर लिस्टों के अंदर
वो मुर्दा हजरात जिनका टर्न आउट 100% रहता है और इलेक्शन कमीशन पता नहीं कहां से उनके वोट डलवा देती है, वो जरूर वोट आके डालते हैं हर हल्के के अंदर, जो इस दुनिया में तो नहीं है, और वो रियल खलाई मखलूक ही इनको जितवाती है, जिसमें मेरा ये ख्याल है कि एक इदारा इनका बड़ी है, उस पे ठीक है, आपको पॉइंट आ गया जी। राणा साहब ठीक नहीं किया गया जी। जनाब आला, बात यह है कि देखे जी, ठीक है मुसरत राणा साहब को जवाब देने दें जी। अच्छा जी, वोटों की बात तो है, कोई आम ओपिनियन भी कभी आपने असेस की है? अवामुन नास से पूछा है कि आपका क्या हाल है? वही लोग वोट देने जाते हैं ना जी, वो कहते हैं हमारा बुरा हाल है। जब भी आपके कैमरामैन स्ट्रीट में जाके इंटरव्यू लोगों का करते हैं तो लोग क्या कहते हैं? कोई दुआ मिलती है? आपको पता ही है क्या कहते हैं लोग। इसलिए अब जो सूरत आगे आ रही है ना, खैर बहरहाल ये तो एक तरह से परफॉर्मेंस के ऊपर ही फैसला होगा इंशाल्लाह। अगर इलेक्शन को टेम्परिंग नहीं होती, कोई टिंकरिंग नहीं होती, को पहले वाला मामला नहीं होता ये 2018 मार्च, तो दूध पानी हो जाएगा सामने। दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल। ठीक है ज्ञान साहब, लास्ट कमेंट। ये तो ये भी कहते हैं सिंध में भी हम हुकूमत के ऊपर ही फैसला होगा जी। ठीक है ज्ञान साहब, पीटीआई कहते हैं सिंध में भी हम हुकूमत बनाएंगे अगली बार। ये इंटीरियर सिंध की जमात रह जाएगी, चंद वडेरों के बस हल्के के पास। मुझे जरा ज्ञान साहब से पूछने दें जी। ज्ञान साहब, देखिए इनकी ख्वाहिशें जो भी हो, लेकिन ये सिलेक्टेड रिजेक्टेड हो चुके हैं। जहां पे भी बाई इलेक्शन हुए हैं, या तो नून लीग ने जीता है या पीपुल्स पार्टी ने जीता है। ये लोगों का है, इनकी क्रेडिबिलिटी पे फैसला। तो ये लोगों को देखते जाए आगे लोग क्या फैसला करते हैं। ये अमृतों के पले हुए, अमृतों के जो रूह है इनके अंदर बैठी हुई है, इसके लोग हमारे आप गुलाम नहीं हो सकते कि 10 दफा गवर्नर राज आ जाए। भुट्टो साहब नर्सरी में पले थे है ना, इनको पता चल रहा है कि इनका झूठ अब नहीं चलेगा। अभी भी जरदारी साहब घूम रहे हैं कि शायद इनको किसी ने डील की खबर देती है, जो कि गलत है। ये धूल डालते हैं वो अब नहीं चलेगा। लोग इनको पहचान चुके, इनके झूठ को पहचान चुके, इनके वायदों पे वायदा खिलाफियों को देख चुके हैं। तो इनका जो हशर होना है वो अगले इलेक्शन तक इंतजार करें तो क्या हशर होता है। सही। लास्ट कमेंट मुसरत, महंगाई के मारे अवाम मुंतजिर हैं, आप कोई ऐलान करें, को बताएं कब महंगाई कम होगी, कब खत्म होगा कुछ सिलसिला। तंजीला इस वक्त जो महंगाई की लहर है पाकिस्तान में, इससे ज्यादा महंगाई रही है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि महंगाई है आम आदमी के लिए, जो ये है जिनकी स्विस अकाउंट्स हैं, जिनकी लंदन में भी जायदादें हैं, लंदन में शादियां होती हैं, इधर भी चार माशाल्लाह अवाम के टैक्स के पैसे को जिस तरह से शोकेस किया जाता है, अवाम को हम हर दिन उनकी बेहतर बनाने के लिए वी आर पुटिंग एफर्ट्स। और दूसरी जहां तक रहेगी बात कि मैं इनको इतला दे दूं कि जो फेडरल की जमात थी हम इनको सिंध में लेके गए, अब सिंध में भी आपको इंशाल्लाह ताला हम शिकस्त देंगे। थैंक यू मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, सेनेटर ज्ञानचंद साहब, सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब जी। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। और ओआईसी का एक बहुत अहम इजलास पाकिस्तान होस्ट करने वाला है, और उस इजलास की क्या अपडेट्स हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे रीजन के ऊपर, कल उसके अपडेट्स के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।